नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड खास है। खास इसलिए क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एपिसोड्स का शतक मार चुका है। जी हाँ, पिछला एपिसोड ब्लैक एंड वाइट का 100वां एपिसोड था। दोस्तों, इस मौके पर ब्लैक एंड वाइट की तरफ से हम आप सबको शुक्रिया कहते हैं। आपके प्यार और मोहब्बत के लिए हम सब इस चैनल के सब्सक्राइबर और उन तमाम लोगों के एहसानमंद हैं जिन्होंने समय निकालकर इसे देखा और सराहा। दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट ने जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब पर लगभग 100 एपिसोड बनाए हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे रफ़ी साहब का पूरा सफ़रनामा। दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट का पहला एपिसोड आया था 4 जनवरी 1921 को। रफ़ी साहब पर बनाया ये पहला एपिसोड था। इस पहले एपिसोड के लिए हमने बात की थी जाने माने शायर और गीतकार जनाब अहमद वसी से। जनाब अहमद वसी ने रफ़ी साहब के साथ काम किया था और उनकी फिल्म के लिए गाने लिखे थे। आप खुद उन्हें सुनिए। वो हुआ ये कि मैं ओपी नैयर साहब के साथ काम कर चुका था एक फिल्म में, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद उन्होंने फिल्म साइन की हीरा मोती। तो हीरा मोती रंगीन फिल्म है, तो रफ़ी साहब से पहली बार वही मुलाकात हुई। ओपी नैयर साहब ने मधु किया, आप लिखिए इसके गाने, तो मैंने हाँ कर लिया। दूसरा गाना जो है वो भांगड़ा है और उसके बोल है कि होठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले। तो कव्वाली थी, देखिए जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ। उनकी खासियत थी कि वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं, लगेगा दिलीप कुमार गा रहे हैं। नैन लड़ जाए है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। शम्मी कपूर के लिए गाएंगे तो लगता था शम्मी कपूर गा रहे हैं। सुबह किरण की लाली। जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं तो लगता है जॉनी वॉकर गा रहे हैं। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। उनकी आवाज में बुलंदी थी। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा। उनकी आवाज में जवानी थी। बातें यहीं बस रुक जाएंगी। उनकी आवाज में रोमांस था। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। उनकी आवाज में ड्रामा था। बाबुल की दुआएं लेती जा। ये खूबियां जो है आवाज खुदादाद थी, ये सब उनके ऊपर से आता थी। वो कहते, मतलब वो कभी कोई तारीफ करता था तो वो ऊपर ही इशारा कर देते थे, ये खुदा की देन। वो मतलब सीन जानते थे कि पर्दे पे कौन अदा करेगा, और ये भी जानते थे कि क्या एटमॉस्फेयर है, हालात क्या है, तो उस हिसाब से वो अपने आवाज को मुखर करते थे। एक ही फिल्म में, फिल्म नया दौर आप देखिए, एक गाना है कि आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। ये फकीर का गाना है, और उसी में मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्ताना का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना ये। और उसके बाद जॉनी वॉकर के लिए उसी फिल्म में गाना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। तो ये गाने आप देखिए, एक ही फिल्म में 3 कैरेक्टर अलग अलग, और तीनों एक ही आदमी गाने वाला, मोहम्मद रफ़ी। तीनों कैरेक्टर्स के लिए, हीरो के लिए, दिलीप कुमार के लिए, जॉनी वॉकर के लिए, और वो गाना जो फकीर गा रहा है मंदिर के पास, वो
तो आप कह ही नहीं सकते कि ये आदमी नहीं जा रहा है, दिलीप कुमार नहीं जा रहे हैं, जानी होटल नहीं जा रहे हैं, लेकिन सिंगर एक ही है, मोहम्मद रफी। वो आर्टिस्ट का मैनरिज्म जानते थे, एक्टिंग जानते थे। तो एक वाकया ऐसा हुआ था कि एक गाना हो रहा था, शम्मी कपूर बाहर थे, लेकिन जब लौट के आए शम्मी कपूर तो कहने लगे, ताज्जुब है, मैं तो था नहीं, आपने कैसे गा दिया? तो कहने मैं आपकी एक्टिंग जानता हूँ, इसलिए मैंने वैसे गा दिया। वो आसमान से आया फरिश्ता हो। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। दोस्तों, हमने आपको उन तमाम अभिनेताओं के बारे में भी बताया जिनके लिए रफ़ी साहब ने गाया, जिनकी आवाज़ की बदौलत वो बड़े अभिनेता बने, स्टार बने। इस सीरीज़ में हमने धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, संजीव कुमार सहित तमाम दूसरे अभिनेताओं पर भी एपिसोड्स बनाए। दरअसल करियर के शुरू से ही धर्मेंद्र के नाम को शराब से जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। इतना कि फिल्म आए दिन बहार की शूटिंग के समय पहली बार उनके साथ आई अभिनेत्री आशा पारीख ने फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश से कह दिया था कि धर्मेंद्र शराब पीकर शूटिंग पर आएंगे तो मैं उनके साथ शूट नहीं करूंगी। दोस्तों, एक समय था जब धर्मेंद्र और आशा पारीख आपस में बात करने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन 2 साल के भीतर दोनों की केमिस्ट्री ऐसी जमी कि दुनिया देखती रह गई। छोड़ो ये बहाना कि जीना लगे। धर्मेंद्र को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जबरदस्त धुन मिली, मोहम्मद रफी की बेमिसाल आवाज मिली। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मोहम्मद रफी के दिए इस तीर से धर्मेंद्र ने अचूक निशाना लगाया। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। ऐसी फड़कती मस्त आवाज और रोमांस का ऐसा दृश्य इस पूरी दुनिया में खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए हर दौर में गाया, आराधना के पहले भी, आराधना में भी और आराधना के बाद भी। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी। किशोर कुमार राजेश खन्ना की पहली पसंद थे, लेकिन राजेश खन्ना ये भी जानते थे कि रफी साहब का कोई विकल्प नहीं है। बस आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। देवदास में भी रफ़ी साहब का एक गाना है और फिल्म अंदाज में भी, लेकिन एक बार जब रफ़ी साहब की आवाज़ दिलीप कुमार पर फिट बैठ गई तो फिर जैसे यही आवाज़ उनकी शान बन गई। इस परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका नौशाद साहब की रही, क्योंकि अब वो अपने गानों के लिए मोहम्मद रफ़ी को ज़्यादा मौका देने लगे। शुरुआत हुई 1951 में आई फिल्म दीदार से। बचपन के दिन भुला न देना। ये दुख भरी कहानी है 2 प्रेमियों की जिनके सपने अधूरे रह गए। फिल्म चूंकि हिट हो गई, इसलिए इस फिल्म ने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया और अब ट्रेजेडी किंग की नई आवाज़ बनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको। 1951 से पहले शुरू हुआ दुख भरे गानों का सिलसिला वर्षों तक चला। दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। प्रीत न जाने रीत के बाद कल्याण जी आनंद जी और मोहम्मद रफी फिर साथ आए थे 1968 में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी। चले थे साथ मिलके। इस फिल्म में मोहम्मद रफी के गानों ने एक बार फिर लोगों के दिलों में हलचल मचाई। तुम्हें रुकना पड़ेगा। रफी साहब ने जैसे इस गाने को गाया, वो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। हमारी जान लेंगी तुम
तुम्हारी ये अदा। उस दौर में प्रेमी प्रेमिकाओं दोनों के लिए यह गाना एक आदर्श गाना माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 60 और 70 के दशक में लोग प्यार में एक दूसरे का अंत तक साथ दिया करते थे। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये। दरअसल ये गाना उस दौर की आशिकी की कहानी कहता नजर आता है। मोहम्मद रफी का यह गाना उस दौर में प्रेमिकाओं को रुकने और प्यार में साथ साथ चलने पर मजबूर कर देता था। चले थे साथ मिलके। 1956 के बाद साल आया 1957 और गुरुदत्त लेकर आए फिल्म प्यासा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस बार फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही थे, डायरेक्टर भी वही थे और फिल्म के हीरो भी वही थे। फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी मिली दादा को और गाने लिखने की जिम्मेदारी शायर साहिर लुधियानवी को, जिनका कद तब तक बड़ा हो चुका था। साहिर लुधियानवी ने फिल्म प्यासा के सभी गाने लिखे, लेकिन हर गाना हिंदी फिल्मों के इतिहास का मील का पत्थर बन गया। कहते हैं यह फिल्म तो गुरुदत्त ने बनाई थी, लेकिन इस फिल्म में प्राण फूके साहिर लुधियानवी की शायरी ने। ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, हम गम ज़दा हैं लाए कहाँ से खुशी के गीत। इन दो गानों में सिर्फ और सिर्फ साहिर लुधियानवी की शायरी है। एस.डी. बर्मन का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन गुरुदत्त पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के दो गाने ऐसे हैं जिनमें दादा का संगीत बोलता है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां। ये गाना शायर साहिर लुधियानवी की कविता संग्रह चकले से ली गई है। सभी जानते हैं कि जीनियस फिल्म मेकर गुरुदत्त को सॉन्ग पिक्चराइजेशन का मास्टर माना जाता है। इस गाने में गुरुदत्त की बैकलाइटिंग का अंधेरे उजाले का खूबसूरत तिलिस्म तो है ही, साथ ही है एस.डी. बर्मन की सिंपल मेलोडी और साहिर लुधियानवी की फायर ब्रांड पोएट्री। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन। अब गुरुदत्त पर फिल्माया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में यह गाना सुनिए। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। प्यासा का विजय जब दरवाजे पर आकर खड़ा होता है तो गाने के मुखड़े के अंत तक रफ़ी साहब की आवाज़ बमुश्किल सुनाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे विजय लोगों के सामने आता जाता है, रफ़ी साहब की आवाज़ मुखर होती जाती है। हर एक जिस्म घायल हर एक रूह प्यासे। दादा वायलिन की तेज आवाज़ से रफ़ी साहब को जैसे क्यू देते हैं। दादा के हाई नोट्स पर रफ़ी साहब की आवाज़ हाई पिच पर चली जाती है। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया। और आखिर में रफ़ी साहब की तल्ख आवाज़ में विजय सारी दुनिया के सामने ऐलान कर देता है, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। फिल्म देवी के निर्माण के समय नूतन के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा हुआ था। वो परेशान थीं। ऐसे में नूतन संजीव कुमार के काफी करीब आ गई थीं। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। खिलौना के लिए काफी रिसर्च किया गया था। ठाणे में मेंटल हॉस्पिटल से भी संपर्क किया गया था। संजीव कुमार ने सूरत में एक ऐसे आदमी से मुलाकात भी की थी जिसे आग से डर लगता था। गिला तुमसे नहीं कोई। संगीतकार रवि के गानों ने अपने दौर के कद्दावर संगीतकारों को भी टक्कर दी। आवाज थी रफी साहब की। चौदवी का चांद हो। फिल्म वचन के बाद मोहम्मद रफ़ी और रवि की जोड़ी जम गई और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट और सुपर हिट गाने दिए। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। इस गाने को क्लासिक सॉन्ग का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका असर कभी कम नहीं हुआ,
बल्कि पुरानी शराब की तरह इसका असर लोगों पर हमेशा तारी रहा। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है। रवि साहब के इस गाने ने मोहम्मद रफ़ी का सम्मान बढ़ाया, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। नाज़ों से तुझे पाला मैंने। और इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। जो ना हो यकीन तो कभी आज़माने। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के सरताज मोहम्मद रफ़ी की और उनके गानों को संगीत से सजाने वाले प्रतिभाशाली संगीतकार रवि की। रवि ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेक अमर गानों की रचना की है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहम्मद रफ़ी ने 35 साल से ज़्यादा के अपने करियर में अनेक संगीतकारों के साथ काम किया। इनमें व्यावसायिक रूप से बेहद सफल, बेहद गुणी, कद्दावर संगीतकार भी थे और ऐसे संगीतकार भी जिन्हें नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन ऐसे संगीतकारों का फन भी किसी से कमतर नहीं था। संगीतकार रवि ऐसे ही संगीतकारों में शुमार किए जाते हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जितेंद्र और लीना चंद्रवारकर बरसात में इश्क लड़ा रहे हैं। लीना चंद्रावरकर की अदाएं जैसे पानी में आग लगा रही हैं। हाय रे हाय जुल्फ के ये साए। इस गाने में मुमताज का जादू ऐसा है कि इससे बचना मुश्किल, हुस्न ऐसा कि आंखें फेरना मुश्किल और जवानी ऐसी जो लोगों को दीवाना बना दे। रिमझिम छाए घटाएं आए, क्या बात हो गई। उस दौर में ये गाना जब भी बजता लोगों के जिगर के पार हो जाता। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। कहते हैं जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मोहम्मद रफ़ी को ये बात याद दिलाई गई कि कुछ साल पहले उन्होंने प्यारेलाल को 500 रुपए दिए थे। रफ़ी साहब ने कहा, भाई मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने इन्हें ऐसी कोई रकम दी थी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। संगीतकार नौशाद ने कह दिया कि वो फिल्म मेरे महबूब में संगीत देने के लिए 2,25,000 रुपए लेंगे, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे। संगीतकार शंकर जयकिशन उस समय 1,75,000 ले रहे थे, यानी नौशाद की मांग से 50,000 कम। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। फिल्म निर्माता मुश्किल में था। उसे राजेंद्र कुमार को 20 लाख देने थे और साधना को 4 लाख, और अब ऊपर से संगीतकार नौशाद की बढ़ी हुई फीस। याद में तेरी जाग जाग के हम। फिल्म में हुस्ना यानी साधना के हुस्न को परवान चढ़ाया मोहम्मद रफ़ी। जरा जाग तुझे इश्क जगा। इस गाने में इश्क हुस्न को सावधान करता है। बहुत हसीन हो ठहरो, शबाब आने दो, शरीर आंखों में शर्मो, हिजाब आने दो। रफ़ी साहब जिस तरह से इस गाने को उठाते हैं वो अंदाज लोगों के जिगर को जैसे चीर डालता है। अभी तुम सिन हो, नादा हो, जाने जाना। लगता है कोई आशिक किसी खूबसूरत हसीना के दिल के दरवाजे पर पहुंचकर बिना दस्तक दिए लौट रहा हो। गुनाह ठहरेगा सबसे, नजर मिलाना भी बनेगा
मुस्कुराना भी। जब जाने माने फिल्मकार बाबू भाई मिस्त्री ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी लो बजट कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म पारसमणि के लिए संगीत देने का प्रस्ताव दिया, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने लिए गायक मोहम्मद रफ़ी को चुना। और फिर मोहम्मद रफ़ी ने जो कमाल दिखाया उसे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कभी नहीं भूले। सलामत रहो, सलामत रहो। जब संगीतकार प्यारेलाल 12 साल के हुए तो उनका परिवार गरीबी की दलदल में फंस गया। परिवार को बचाने के लिए संगीतकार प्यारेलाल को तब की बम्बई के स्टूडियोज में वायलिन बजाकर पैसे कमाने पड़े। एक प्यार और वफा की तस्वीर। रफी साहब का ये गाना आज भी जब बजता है तो हमें चीन के धोखे और अपने वीर सैनिकों की बहादुरी की याद दिला जाता है। कर चले हम फिदा, जानो तुम साथियों। रफी साहब की आवाज में दुश्मन को एक चेतावनी है। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। इस गाने में शायर का एक सपना जो उसने हिंदुस्तान को लेकर देखा है, मोहम्मद रफी ने उस सपने को अपनी आवाज से और हसीन बना दिया है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। मोहम्मद रफ़ी ने जब धुन सुनी तो बेसाख्ता बोल उठे, मैं इसे ज़रूर गाऊंगा और जितना भी दम मेरी आवाज़ में है उसे हर हाल में लगा दूंगा। हमने माना के छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मोहम्मद रफ़ी का ध्यान फिल्म निर्माता और संगीतकार जोड़ी सपन सेन गुप्ता और जगमोहन बख्शी के चिंतित चेहरों की ओर गया। मोहम्मद रफ़ी ने उनसे पूछा, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? दोस्तों, जब मोहम्मद रफ़ी ने उन्हें थोड़ा और कुरेदा तो पता चला कि उन्हें देने के लिए फिल्म निर्माता के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस पर मोहम्मद रफ़ी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, मैं आपके लिए गाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए बड़े प्रेम से गाया और इस गाने की उनसे कोई फीस भी नहीं ली। बात इतनी सी है कहानी में, हम भी मारे गए जवानी में। नौशाद ने मोहम्मद रफी को तब 1 रुपया दिया था। उस 1 रुपए को रफी साहब कभी नहीं भूले। ताज हो तुम, आवाज हूं मैं, तुम भी। नौशाद ने मोहम्मद रफी की आवाज को सान पर चढ़ाया, उसे तेज धार दी, तब जाकर मोहम्मद रफी बने। ओ किस्मत फूटी, आस न टूटी। मोहम्मद रफी ने फिल्म के निर्माता से कह दिया कि अगर ये गाना नहीं चला तो पैसे नहीं लूंगा। मधुबन में राधिका नाचे रे। नौशाद के लिए मोहम्मद रफी ने जीवन के हर रंग के गाने गाए। हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को बड़ी सरलता से गाया है। उस दौर में मोहम्मद रफ़ी का ये गाना आशिकों की जैसे जान ले लिया करता था। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ बलिए। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है शमशाद बेगम ने। बल्लिया हो तेरे बिना जाना है कहाँ। मोहम्मद रफ़ी को सबसे पहले जिस सफल संगीतकार जोड़ी का साथ मिला वो जोड़ी थी पंडित हुस्नलाल भगत राम की। आँखों ने आँखों को चूम लिया रे, फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम। फिल्म चंगेज खान में मोहम्मद रफ़ी ने जिस तरह से इस गाने को गाया वो उनके करियर का एक लैंडमार्क बन गया
और आने वाली फिल्मों के गानों के लिए एक नज़ीर भी बन गया। बम्बई पहुंचने के बाद एस.डी. बर्मन की शुरुआत हुई एक बेहद बड़े बैनर फिल्मिस्तान की फिल्म शिकारी से, जो रिलीज हुई थी जनवरी 1946 में। ये भी एक सुखद संयोग है कि मोहम्मद रफ़ी को भी पहली बड़ी सफलता मिली इसी साल फिल्म जुगनू में। फिल्म रिलीज हुई थी 1947 में। 1946 का साल दोनों फनकारों के लिए लकी साबित हुआ। एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी पहली बार साथ आए फिल्म दो भाई में, जो आई थी 1947 में। इस फिल्म में एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने एक गाना गाया, लेकिन ये गाना जमा नहीं। चूँकि 1947 में रफ़ी साहब की फिल्म जुगनू हिट हो गई थी, इसलिए रफ़ी साहब का काम चल पड़ा और उनके पास एक के बाद एक गानों के ऑफर आने लगे। अब वापस आते हैं दादा एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी के संगीत के सफ़र पर। 1950 के मध्य तक दादा एस.डी. बर्मन गाने के लिए हेमंत कुमार, तलत महमूद और किशोर कुमार में से किसी एक को चुनते थे। फिल्म दो भाई के अरसे बाद एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी के साथ काम करने का सिलसिला शुरू हुआ 1957 में आई क्लासिक फिल्म प्यासा से। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है। प्यासा के बाद दादा को एहसास हुआ कि रफ़ी साहब उन गायकों में हैं जो अपने स्वर को जिस दिशा और धरातल पर चाहें मोड़ सकते हैं। अब रफ़ी साहब के रूप में उन्हें एक ऐसा गायक मिल गया था जो उनके हर सुर ताल को उनके अनुसार अपने गाने में ढाल सकता था। प्यासा के एक साल बाद 1958 में आई फिल्म काला पानी। खुदी में तुमको पुकारे। एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने इस गाने को ऐसे गाया कि चारों तरफ जादू छा गया। उतरा जो नशा तो। प्यासा के 7 महीने बाद दादा साहब ने ये साबित कर दिया कि प्यासा की सफलता बस एक बार मिलने वाली सफलता नहीं थी। अगर वो चाहें तो ऐसी सफलता बार बार दोहरा भी सकते हैं। बेखुदी में तुमको पुकारे। इस बार साहिल लुधियानवी दादा के साथ नहीं थे, क्योंकि प्यासा के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए थे। इस बार दादा के साथ थे सुल्तानपुर यूपी के शायर मजरूह सुल्तानपुरी, जिन्होंने आगे दादा के साथ एक लंबा सफर तय किया। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक डुएट भी गाया है। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। अच्छा जी मैं हरी चलूं ना। दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने मिलकर लंबा काम किया। जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई। कहते हैं 40 के दशक के किसी वर्ष लता मंगेशकर ने अपनी बहन आशा भोसले का परिचय मोहम्मद रफ़ी से ये कहकर कराया था कि ये रफ़ी साहब हैं, बहुत बड़े गायक हैं, इन्हें नमस्कार करो। 50 और 60 के दशक में मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के साथ मिलकर इस दुनिया को अनेक अमर गाने दिए। धीरे धीरे चल चांद गगन में। 60 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुए रॉयल्टी विवाद के बाद लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने साथ गाना बंद कर दिया था। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने। इस विवाद की वजह से महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर और शारदा को गाने के अवसर ज्यादा मिले। ऐसा कई साल तक चला, लेकिन दुनिया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गानों की दीवानी थी। बाजार उन दोनों के डुएट का मुरीद था, लिहाजा काफी समय के बाद आखिर दोनों के बीच सुलह की कोशिश हुई, जिसमें संगीतकार जय किशन ने अहम भूमिका निभाई। जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच समझौता हुआ
उस वक्त देवानंद की फिल्म ज्वेल थीप तैयार हो रही थी। योजना बनी कि संगीतकार एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार हो रहे गानों को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से गवाया जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। सालों बाद दोनों साथ साथ आए और मिलकर ज्वेल थीप का ये गाना गाया। दिल पुकारे आरे आरे आरे। रफी साहब के इस गाने में ठहराव है, लेकिन उनकी आवाज में किसी तूफान की आहट है। 100 बार जन्म लेंगे। मोहम्मद रफी के इस गाने में एक सुरूर है, पहले प्यार का सुरूर। जाग दिले दीवाना रुत जागी वसल यार के। नायक शराबी है, उसकी आवाज में एक अवसाद है जिसे मोहम्मद रफी ने बड़ी शिद्दत से उभारा है। अब आते हैं एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए रफी साहब के एक और खूबसूरत गाने पर। करियर के शुरुआती वर्षों में देवानंद की छवि एक उदास, खिन्न, ब्रूडिंग हीरो की हुआ करती थी, लेकिन 50 के दशक के बाद उन्होंने इस छवि से छुटकारा पाकर अपनी छवि एक खूबसूरत रोमांटिक हीरो की बना ली। 1960 में जब एस.डी. बर्मन के पास फिल्म काला बाजार आई तो उन्होंने देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी को ही चुना। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान। ये गाना एस.डी. बर्मन के करियर के सबसे खूबसूरत गानों में से एक तो है ही। लोगों को भी ये गाना एक ताज़ी हवा के झोंके सा एहसास कराता है। मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली। नया प्यार पाने की खुशी में ऊटी की ऊपर नीचे होती वादियों में देवानंद जब भागते दौड़ते आवाज लगाते हैं तो मंजर बड़ा ही रूमानी हो उठता है। तारे चले नजारे चले। पर्दे पर ये कमाल सिर्फ और सिर्फ दादा बर्मन और रफ़ी साहब की जीनियस जोड़ी ही दिखा सकती थी। काला बाजार के इस खूबसूरत गाने को लिखा है बेहद टैलेंटेड गीतकार शैलेंद्र ने, जिनके लिखे गानों के दादा कायल थे। कहते हैं कि इस गाने को शैलेंद्र ने दादा को वक्त पर लिखकर नहीं दिया था। दादा को ये गाना तुरंत चाहिए था। जब देर बहुत ज़्यादा हो गई तो एक दिन दादा ने अपने बेटे पंचम को शैलेंद्र के पीछे लगा दिया और पंचम से कहा कि शैलेंद्र जब तक ये गाना ना दें घर नहीं लौटना। इसके बाद शैलेंद्र पंचम को साथ लिए दिन भर यूं ही बम्बई की सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमते रहे, लेकिन गाने का एक शब्द भी नहीं लिख पाए। शाम ढली तो दोनों समुद्र किनारे पहुँचे। वहाँ चांद देख शैलेंद्र को कुछ सूझा। उन्होंने फटाफट कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा और पंचम को उसे सौंप अपना पीछा छुड़ाया। दूसरी सुबह दादा एस.डी. बर्मन ने पंचम को नींद से जगाया और पूछा, क्या शैलेंद्र दादा से गाने ले आए? बेटे आर.डी. बर्मन ने अपनी पैंट की जेब से मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा निकाल अपने पिताजी को सौंप दिया। उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, खोया खोया चांद खुला आसमान। आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। दोस्तों, आप इस चैनल को देखने वाले हैं। ब्लैक एंड वाइट आपके लिए काम करता है। उम्मीद है आप आगे भी हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और हाँ, अपनी सलाह देना हमें ना भूलें। आप खुश रहें, हमारी यही कामना है। नमस्कार।